द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी जटिल विषय पर बात कर रहे हैं जो स्रोत सामग्री से ही उभरा है। सवाल ये है कि क्या किसी महिला के व्यवहार, उसके बातचीत के तरीके या कह लीजिए उसकी जो भावनात्मक सीमाएं हैं, उन्हें देखकर उसके पिछले भावनात्मक अनुभवों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्रोत सामग्री में इसे कभी-कभी एक विवादास्पद शब्द इस्तेमाल हो चुकी के संदर्भ में भी देखा गया है, जिसका मतलब शायद कई पिछले भावनात्मक संबंधों से गुजरना हो सकता है। जाहिर है ये विषय संवेदनशील है क्योंकि ये व्यवहार के संकेतों की व्याख्या से जुड़ा है। बिल्कुल, और यहीं पर मुझे लगता है कि हमारा आज का मुख्य सवाल खड़ा होता है। क्या ये जो व्यवहार के पैटर्न हैं या संचार का तरीका है, भावनात्मक दायरे हैं, जैसा स्रोत सामग्री बताती है, क्या यह वाकई किसी के अतीत या उसकी भावनात्मक स्थिति को समझने के लिए भरोसेमंद सुराग है, या फिर क्या इन संकेतों पर आप कह सकते हैं हद से ज़्यादा निर्भर रहना हमें गंभीर गलतफहमियों और शायद अनुचित निर्णयों की तरफ ले जाता है। बल्कि स्रोत सामग्री खुद भी इस बारे में चेतावनी देती हुई सी लगती है। हाँ, तो आज की चर्चा में मैं ये पक्ष रखूंगी कि स्रोत सामग्री में बताए गए संकेत अगर बहुत ही सावधानी और विवेक से देखे जाएं तो शायद वे किसी व्यक्ति की भावनात्मक पृष्ठभूमि या उसकी मौजूदा हालत के बारे में कुछ संभावित इशारे दे सकते हैं। और मेरा पक्ष ये रहेगा कि इन संकेतों की जो विश्वसनीयता है वो बहुत संदिग्ध है। स्रोत सामग्री में ही इनकी व्याख्या से जुड़े इतने सारे खतरे और चेतावनियां हैं कि इन पर भरोसा करना ना सिर्फ भ्रामक हो सकता है बल्कि अनुचित भी। हमें इन व्यवहारों के पीछे की जो जटिलता है और व्यक्ति की निजता है उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, मेरा तर्क ये है कि स्रोत सामग्री जिन व्यवहारिक पैटर्नों का जिक्र करती है वे एकदम बेमतलब नहीं हैं। उदाहरण के लिए भावनात्मक रूप से एक दूरी बनाए रखना या फिर गहरी करीबी बातचीत से बचना, जैसा कि सामग्री के पहले सेगमेंट में बताया गया है, स्रोत के मुताबिक ये उन लोगों में देखा जा सकता है जिन्होंने शायद पहले कोई भावनात्मक चोट सही हो या जो अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। सामग्री ये भी बताती है कि ऐसे लोग अक्सर सीधे सवालों से बचते हैं या अपने अतीत की बातें बहुत ऊपरी तौर पर बताते हैं। इसी तरह स्रोत का जो दूसरा सेगमेंट है वो संचार के तरीके पर ध्यान देता है। उसमें ये तर्क दिया गया है कि शब्दों का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना, खासकर प्रतिबद्धता या वफादारी जैसे थोड़े नाजुक विषयों पर, या फिर अपने अतीत को लेकर गोलमोल बातें करना, ये इशारा कर सकता है कि व्यक्ति अपने भावनात्मक निवेश को लेकर सतर्क है। टेक्स्टिंग या कॉल करने के पैटर्न में अचानक बदलाव या एकरूपता न होना भी इसी सावधानी का हिस्सा हो सकता है, जैसा स्रोत बताता है। और आखिर में स्रोत का तीसरा सेगमेंट भावनात्मक सीमाओं की बात करता है, जैसे अपनी निजी या कमज़ोर महसूस कराने वाली बातें शेयर करने में हिचकिचाहट या फिर शारीरिक करीबी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना। स्रोत इन्हें एक तरह के भावनात्मक कवच या आत्मरक्षा के तरीके के रूप में देखता है, जो शायद पिछले अनुभवों के जवाब में बना हो। तो इन सब को मिलाकर देखें तो स्रोत का इशारा ये है कि ये पैटर्न पूरी तरह से रैंडम नहीं है। वे किसी व्यक्ति की अंदरूनी भावनात्मक दुनिया और उसके इतिहास के बारे में कुछ हल्के संकेत दे सकते हैं, जिन्हें समझने के लिए बस थोड़ी सावधानी से अवलोकन करने की जरूरत है। मैं इस व्याख्या से कह सकता हूँ मौलिक रूप से असहमत हूँ, और मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री खुद ही इस असहमति का आधार देती है। आपने जिन व्यवहारों का भी जिक्र किया, जैसे भावनात्मक दूरी या संचार में सावधानी या मजबूत सीमाएं, इन सभी के अनगिनत दूसरे स्पष्टीकरण हो सकते हैं जिनका स्रोत सामग्री द्वारा दिए गए इस्तेमाल होने या भावनात्मक रूप से अनुभवी होने के विचार से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भावनात्मक दूरी किसी व्यक्ति के अंतर्मुखी स्वभाव का नतीजा हो सकती है, या शायद उन्हें सोशल एंग्जाइटी हो। गहरी बातचीत से बचना ये बस उनकी निजी पसंद हो सकती है। हर कोई अपनी अंदरूनी भावनाएं इतनी आसानी से नहीं बताता। संचार में सावधानी या प्रतिबद्धता जैसे विषयों से बचना, हो सकता है वे रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ने देना चाहते हो, या शायद वे अपनी आज़ादी को महत्व देते हो। अतीत को अस्पष्ट रखना, ये तो निजता बनाए रखने का एक बिल्कुल जायज़ तरीका हो सकता है। और मजबूत भावनात्मक सीमाएं, ये तो अक्सर एक स्वस्थ और परिपक्व व्यक्तित्व की निशानी मानी जाती हैं, न कि किसी पिछले चोट का जरूरी संकेत। वे आगाह करता है, वो साफ कहता है, और मैं ये दोहराना चाहूंगा,
सबूत के बिना धारणाएं बनाना गलत है और हर सतर्क महिला को इस्तेमाल हो चुका कहना अनुचित है। स्रोत खुद मानता है कि ये सिर्फ संकेत हैं, सबूत नहीं। तो इन चेतावनियों को देखते हुए इन व्यवहारों को किसी एक खास और अक्सर नकारात्मक नतीजे से जोड़ना एक खतरनाक सरलीकरण है। ये ना सिर्फ गलतफहमी पैदा कर सकता है बल्कि उस व्यक्ति के प्रति अनुचित पूर्वाग्रह भी बना सकता है। और स्रोत आखिर में सहानुभूति पर जोर देता है, वो भी जरूरी है, जो इन फटाफट संकेतात्मक आकलनों के बिल्कुल उलट है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि इन व्यवहारों के कई कारण हो सकते हैं और स्रोत की चेतावनियों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हम स्रोत द्वारा सुझाए गए सावधानी पूर्वक अवलोकन यानी केयरफुल ऑब्जर्वेशन के विचार को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? सामग्री का पहला खंड जो भावनात्मक अलगाव पर बात करता है, वो ये तर्क देता हुआ सा लगता है कि बार बार के भावनात्मक उतार चढ़ाव या निराशाजनक अनुभवों के बाद व्यक्ति एक सीखी हुई दूरी बना सकता है। स्रोत का ये सुझाव कि गहरे भावनात्मक रिश्ते बनाने से डरना या सवालों से बचना एक पैटर्न हो सकता है, क्या ये पूरी तरह बेबुनियाद है? हाँ, ये निश्चित रूप से सबूत नहीं है जैसा आपने कहा, लेकिन क्या ये किसी व्यक्ति को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश में एक संभावित सोचने लायक बिंदु नहीं हो सकता, बशर्ते इसे बाकी चीजों के संदर्भ में देखा जाए? देखिए, यहीं पर मेरा मुख्य विरोध है। आप जिसे सावधानीपूर्वक अवलोकन कह रही हैं, असलियत में वो कब एक सूक्ष्म निर्णय और रूढ़िवादिता में बदल जाता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। स्रोत का पहला खंड भले ही ये पैटर्न सुझाता हो, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये संकेत हमेशा सच नहीं होते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। भावनात्मक अलगाव या गहरे रिश्ते बनाने से डरना ये सिर्फ अंतर्मुखी होने, सामाजिक चिंता, भरोसे के मुद्दों या किसी भी और तरह के निजी संघर्ष का नतीजा हो सकते हैं, जिनका स्रोत के इस्तेमाल होने वाले विशिष्ट अनुभव से कोई सीधा लेना देना ना हो। दिक्कत तब होती है जब हम इस संभावित सोचने लायक बिंदु को एक तरह के डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। हम अनजाने में ही व्यक्ति के व्यवहार को एक पहले से तय खांचे में फिट करने की कोशिश करने लगते हैं। स्रोत की ये चेतावनी, जो ये संकेत हमेशा सच नहीं होते, हमें यही याद दिलाती है कि इंसानी व्यवहार बहुत ज्यादा जटिल और व्यक्तिगत होता है। इसे कुछ गिने चुने संकेतों के आधार पर समझना लगभग नामुमकिन है और अक्सर अन्यायपूर्ण होता है। संचार शैली और प्रतिबद्धता से बचाव वाले बिंदु पर आते हैं। स्रोत का दूसरा खंड कहता है कि कुछ खास विषयों जैसे प्रतिबद्धता या वफादारी, इनसे बचना या अतीत को जानबूझकर अस्पष्ट रखना, ये अक्सर व्यक्ति के पिछले भावनात्मक इतिहास या मौजूदा हिचकिचाहट का संकेत हो सकता है। स्रोत यहाँ सूक्ष्म भाषाई संकेतों यानी सटल लिंग्विस्टिक क्यूज के बारे में बात करता है। मतलब बातचीत के वो छोटे छोटे पहलू जो शायद कुछ अनकहा बता रहे हों। क्या इस विचार में बिल्कुल भी दम नहीं है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति कुछ विषयों पर बात करता है या नहीं करता है, वो उसके अंदरूनी अनुभव के बारे में कुछ बता सकता है? फिर वही बात है, ये संभव है, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं है और ना ही ये अकेली व्याख्या है। स्रोत का दूसरा खंड भी सावधानी यानी कौशन बरतने की सलाह देता है। कोई व्यक्ति प्रतिबद्धता पर तुरंत बात क्यों नहीं करना चाहता? हो सकता है वे अभी उस इंसान को ठीक से जानते ही ना हो। शायद उनके लिए भरोसा धीरे धीरे बनता है। शायद उनकी जिंदगी में और भी प्राथमिकताएं हैं। अतीत को अस्पष्ट रखने के भी कई कारण हो सकते हैं। शायद कुछ बातें बहुत निजी हैं, शायद वे वर्तमान पर ध्यान देना चाहते हैं, या शायद उन्हें लगता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। इन व्यवहारों को सीधे सीधे किसी नकारात्मक अतीत या प्रतिबद्धता के डर से जोड़ देना, जैसा कि स्रोत का मतलब निकलता हुआ सा लगता है, ये एक बहुत बड़ी और अनुचित छलांग है। सूक्ष्म भाषाई संकेत की व्याख्या तो बहुत ही व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव हो सकती है। हम सुनने वाले के अपने पूर्वाग्रह और उम्मीदें इन संकेतों की व्याख्या को रंग दे सकती हैं। बिना किसी ठोस सबूत के हम सिर्फ अटकलें लगा रहे होते हैं और ये अटकलें नुकसानदेह हो सकती हैं। आपकी बात में वजन है कि व्याख्या व्यक्तिपरक हो सकती है। अच्छा, अब भावनात्मक सीमाओं पर विचार करते हैं। स्रोत का तीसरा खंड ये तर्क देता है कि मजबूत भावनात्मक सीमाएं जैसे निजी बातें साझा करने में संकोच, शारीरिक अंतरंगता में धीमी प्रगति या भावनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति से बचना, ये एक तरह का भावनात्मक कवच या आत्मरक्षा तंत्र हो सकता है। स्रोत इसे संभावित रूप से पिछली भावनात्मक चोटों या अनुभवों से जोड़ता है। क्या ये व्याख्या पूरी तरह से खारिज करने लायक है?
क्या मजबूत सीमाएं हमेशा सिर्फ स्वस्थ परिपक्वता का ही संकेत होती हैं, या वे कभी-कभी अतीत की प्रतिक्रिया भी हो सकती हैं, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये व्याख्या बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल, कुछ मामलों में मजबूत सीमाएं अतीत के नकारात्मक अनुभवों की प्रतिक्रिया हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि ये जरूरी नहीं है और इसे डिफॉल्ट व्याख्या मान लेना गलत है। पहली बात, जैसा मैंने पहले कहा, मजबूत भावनात्मक सीमाएं रखना अक्सर बहुत स्वस्थ होता है। ये आत्मसम्मान और व्यक्तिगत आजादी का संकेत हो सकता है। दूसरी बात, अगर ये एक आत्मरक्षा तंत्र है भी, तो ये किसी भी तरह के नकारात्मक अनुभव का नतीजा हो सकता है। ये पारिवारिक मसलों, दोस्ती में मिले धोखे, काम की जगह की मुश्किलों या किसी और निजी चुनौती से भी पैदा हो सकता है। इसे खास तौर पर रोमांटिक रिश्तों में इस्तेमाल होने के अनुभव से जोड़ना स्रोत की अपनी एक खास और शायद थोड़ी सीमित व्याख्या है। तीसरी बात, स्रोत का अति सतर्क यानी ओवर कॉशियस जैसा लेबल लगाना भी समस्याजनक है। जो एक व्यक्ति के लिए अति सतर्क है, वो दूसरे के लिए सामान्य और बिल्कुल जायज सावधानी हो सकती है। किसी की सीमाओं को नकारात्मक नजर से आंकना या उन्हें किसी खास अतीत से जोड़ना बिना पूरी बात समझे और संदर्भ के अनुचित है। हम व्यक्ति की मौजूदा सीमाओं का सम्मान करने के बजाय उनके अतीत के बारे में अंदाजे लगाने लगते हैं। मैं मानती हूँ कि व्याख्या में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है और किसी को भी लेबल नहीं किया जाना चाहिए। स्रोत खुद अपने चौथे खंड में निर्णय लेने के खिलाफ साफ तौर पर चेतावनी देता है, लेकिन उसी खंड में वो सचेत अवलोकन यानी माइंडफुल ऑब्जर्वेशन का सुझाव भी तो देता है। क्या इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि स्रोत मानता है कि इन संकेतों में कुछ सच्चाई हो सकती है, अगर उन्हें बहुत ही ज्यादा सावधानी, संदर्भ और बिना किसी निर्णय के देखा जाए? क्या इन संकेतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता है, या सचेत अवलोकन के जरिए समझ बढ़ाने की कोई गुंजाइश है, चाहे वो कितनी भी सीमित क्यों ना हो? मेरा मानना है कि स्रोत की चेतावनियों का वजन उसके सचेत अवलोकन यानी कॉशियस ऑब्जर्वेशन के सुझाव से कहीं ज्यादा भारी है। चौथा खंड जो कहता है सबूत के बिना अजम्पशंस करना गलत है और हर कॉशियस वुमन को यूज हो चुका कहना अनफेयर है, ये सिर्फ फुटनोट नहीं है। ये तो उस पूरी अवधारणा की नींव पर ही सवाल उठाते हैं कि क्या इन संकेतों से वाकई कुछ भरोसेमंद नतीजा निकाला भी जा सकता है। सचेत अवलोकन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में ये बहुत आसानी से सूक्ष्म पूर्वाग्रहों, स्टीरियोटाइपिंग और व्यक्ति को एक वस्तु की तरह देखने में बदल सकता है। गलत व्याख्या का जोखिम किसी व्यक्ति को गलत समझने, उसे चोट पहुंचाने, उसके आज को उसके अंदाजे वाले कल के चश्मे से देखने का जोखिम, मेरी राय में इन अस्पष्ट और अविश्वसनीय संकेतों से किसी भी कथित समझ को पाने के किसी भी संभावित फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्रोत का अंत में सहानुभूति यानी एम्पैथी का आवाहन महत्वपूर्ण है। सहानुभूति का मतलब है व्यक्ति को उसकी पूरी शख्सियत में समझने की कोशिश करना, ना कि उसे कुछ संकेतों के आधार पर बांट देना। हमें इंसानी व्यवहार की जटिलता, उसकी विविधता और व्यक्तिगत प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए, न कि उसे सरल नकारात्मक लेबलों में फिट करने की कोशिश करनी चाहिए। इन संकेतों पर ध्यान देने के बजाय हमें सीधे और सम्मानजनक बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। तो अपनी बात को अगर मैं संक्षेप में कहूँ, मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री जिन व्यवहारिक और संचार पैटर्नों का वर्णन करती है, जैसे भावनात्मक दूरी या प्रतिबद्धता पर चर्चा से बचना या मजबूत सीमाएं बनाना, वे पूरी तरह से बेतरतीब नहीं हो सकते। स्रोत के अनुसार ये संभवतः किसी व्यक्ति के भावनात्मक इतिहास या उसकी मौजूदा सतर्कता की ओर इशारा कर सकते हैं। हालांकि ये बेहद जरूरी है कि इन्हें सिर्फ संकेत माना जाए, सबूत नहीं, और इनकी किसी भी व्याख्या में बहुत ज्यादा सावधानी, संदर्भ और सहानुभूति बरती जाए, जैसा कि स्रोत खुद बार बार कहता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि इन संकेतों पर निर्भर करना, चाहे कितनी भी सावधानी का दावा क्यों न किया जाए, इसमें खतरनाक रूप से भ्रामक और अनुचित होने की बहुत ज्यादा संभावना है। स्रोत की अपनी चेतावनियां धारणाओं से बचने, लेबल न लगाने और सबूत के बिना निष्कर्ष न निकालने की ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। इन व्यवहारों के अनगिनत वैकल्पिक, सामान्य और स्वस्थ कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को उसके कथित अतीत के आधार पर आंकना, खासकर इतने अविश्वसनीय और व्यक्तिपरक संकेतों के आधार पर, ये मानवीय जटिलता और व्यक्तिगत आजादी का अनादर है। सहानुभूति,
खुला संचार और व्यक्ति को वर्तमान में समझने की कोशिश करना ही एकमात्र सम्मानजनक और सार्थक रास्ता है। हाँ, ये तो साफ है कि इस विषय पर गहरे और वैध मतभेद मौजूद हैं। स्रोत सामग्री खुद भी एक उलझी हुई तस्वीर पेश करती है। वो व्यवहार के संकेतों को पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी व्याख्या करने और उनके आधार पर निर्णय लेने के खतरों के प्रति भी आगाह करती है। बिल्कुल, शायद इस मुद्दे का कोई सरल या निश्चित जवाब है ही नहीं, और शायद होना भी नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि हम इन जटिलताओं पर सोचें, अलग अलग नजरियों के तर्कों को समझें और सबसे बढ़कर इंसानी व्यवहार और अनुभव की गहराई और विविधता का सम्मान करें। स्रोत सामग्री निश्चित रूप से इस विषय पर और ज्यादा सोचने और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है।